हेलो पीपल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी आपकी दुआ से बहुत अच्छा हूँ। मैं यासीन रंगरेज, आपका कंपनी लॉ बडी, फिर से आ गया हूँ आपके सामने कंपनी लॉ को आसान बनाने। कल थोड़ी सी छोटी क्लास हमने रखी थी 1 घंटे की। कल 1% कंपनी हमने पढ़ा नहीं था। आज उसको पढ़ेंगे डिटेल में। तो कल हमने 2 कंपनी पढ़ी थी। पहली हमने पढ़ी थी स्मॉल कंपनी, दूसरी हमने पढ़ी थी एसोसिएट कंपनी। स्मॉल कंपनी में हमने क्या पढ़ा था? स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी, यानी स्मॉल कंपनी मीन्स अ प्राइवेट कंपनी विच हैज अ पेड अप शेयर कैपिटल अप टू ₹10 करोड़ एंड टर्नओवर अप टू ₹100 करोड़। एंड है बीच में, मतलब दोनों सेटिस्फाइड होना चाहिए। एसोसिएट कंपनी में हमने क्या पढ़ा था? एसोसिएट कंपनी मीन्स कंपनी इन विच द अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है अगर किसी कंपनी का किसी कंपनी में, तो वो जो कंपनी है वो बन जाएगी एसोसिएट एंड इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर एंड ऑफ कोर्स विच इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी। वो सब्सिडरी कंपनी नहीं होना चाहिए। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब हमने पढ़ा था क्या? होल्डिंग ऑफ 20% और मोर ऑफ वोटिंग राइट। और दूसरा दूसरा क्या? राइट टू कंट्रोल द पॉलिसी डिसीजंस। तो कल हमने ये पढ़ा था, इसके बारे में हमने डिटेल्ड डिस्कशन किया था। अब आज हम पढ़ेंगे एक बहुत जबरदस्त कंपनी। आज हमारी कंपनी लोग की क्लास है टाइप्स ऑफ कंपनीज की, क्लास नंबर 6। वैसे हमारी क्लास नंबर 7 है, टाइप्स ऑफ कंपनी की क्लास नंबर 6 है। आज हम इसमें पढ़ेंगे वन पर्सन कंपनी, जिसका सेक्शन है सेक्शन 2 क्लोज 62। ठीक है। अब लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी एक चीजें बता दूं। आज 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 तारीख है अपनी 23 जुलाई। ठीक है। आज 23 जुलाई तारीख है। आज से लगभग 5 महीने रह गए हैं आपकी एग्जाम को। अब ये जो 5 महीने हैं ये आपके लिए बहुत अहम है। ये एक ऐसा पीरियड है आज से बाद का पीरियड कि आप जरा सा भी हिले, जरा सा भी आपका डिटर्मिनेशन कम हुआ, जरा सा भी आप अनऑर्गेनाइज्ड हुए, तो फिर आप ऐसा पैनिक कर जाएंगे कि आपने जो प्लानिंग किया हुआ है दिसंबर के लिए वो प्लान से आप हटने लगेंगे। अगर आपने प्लान किया था 2 ग्रुप का, आप जरा सा 10-15 दिन यहाँ पे जो अनऑर्गेनाइज्ड हुए, जरा सा डिटर्मिनेशन कम हुआ, जरा सा डिस्ट्रैक्ट हुए, तो वो 2 से 1 ग्रुप हो जाएगा। एक ग्रुप में अगर कर रहे थे तो एक ग्रुप का कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अभी कि आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट ना हो। बहुत दिक्कत वरना हो जाएगी। मैंने जैसा बताया कि आप पैनिक करने लगेंगे। तो यहाँ से बहुत ध्यान रखना है। अगर अगर यहाँ से 5 महीने आप बिल्कुल सेल्फ डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ते हैं, बिल्कुल कंसिस्टेंसी से पढ़ते हैं, बिल्कुल मन लगा के पढ़ते हैं, तो आपने जो प्लान किया हुआ है, वो प्लान को आप पूरा कर लेंगे। मैं क्यों बता रहा हूँ ये? क्योंकि अब इंडिया इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स। यहाँ पे अब आपके फेस्टिवल्स चालू होने वाले हैं, वो भी बहुत सारे। अभी रक्षाबंधन आएगा, नवरात्रि आ जाएगा, दशहरा, फिर दिवाली और बहुत सारे, जिसमें आपका वक़्त ज़ाया होगा। लोग जहाँ पर बाहर खुशियाँ मनाएँगे, आपको अपना मन मार के बैठना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ये 5 महीने में ये ज़रूरी है। वरना क्या होगा देखो, आपको ये बहुत आसान लगता है कि ठीक है, आप 2 ग्रुप का सोच रहे थे और 2 की जगह इस बार 1 ग्रुप दे देता हूँ, 6 महीने बाद दूसरा ग्रुप दे दूँगा। ये एक ग्रुप का ही सोच रहे थे लेकिन फिर स्किप कर दिया। ये देखने को सिर्फ 6 महीने हैं। आप इसको कहेंगे कि ठीक है जून दिसंबर में या जून में दे देंगे, पर आप सोचो आप 6 महीने लेट हो गए। आपके जो माँ बाप है वो बूढ़े हो रहे हैं, वो राह देख रहे हैं इस चीज की कि मैं दुनिया को बताऊं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी कंपनी सेक्रेटरी है। आपने जैसे ही वो 6 महीना डिले करा, उनका वो जो सपना है, उनका सपना वो 6 महीने डिले हो गया। और दुनिया में सबसे ज्यादा अनसर्टेन कोई चीज है तो वो लाइफ है। आप सबके माँ-बाप को ऊपर वाला लंबी उम्र देवे, लेकिन पता नहीं कब क्या हो जाए। तो आपका 1 दिन भी डिले करना, उनका उस सपने को वो डिले कर रहा है। अगर इसको मैं फाइनेंशियल टर्म्स में भी बताऊँ, तो अगर आप एक अटेम्प्ट डिले कर देते हैं जानबूझकर, तो आप 6 महीना लेट कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे। आज के दौर में अगर आप कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे, तो आपका मिनिमम सैलरी हम रख लेते हैं 50,000 तो आपको मिलेगा। 50,000 के हिसाब से 6 महीने का 3 लाख रुपए होता है। आप 3 लाख रुपए ज़ाया कर देंगे। तो ज़रा भी आपको यहाँ पर अभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ये 5 महीने आपके लिए अभी बहुत अहम है, बहुत अहम। और आपके इस अहम 5 महीने को और भी ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए
अगस्त के फर्स्ट वीक से हाउस ऑफ सीएस आपके लिए ला रहा है टैक्स, इनकम टैक्स एक्ट एंड जीएसटी, यानी टैक्स लॉ का पूरा फास्ट ट्रैक बैच। ऑलमोस्ट 200 आवर्स का ये फास्ट ट्रैक बैच होगा। आप समझ लो, लोगों के रेगुलर बैच खत्म हो जाते हैं 200 घंटे में, हमारा फास्ट ट्रैक बैच लेने वाला 200 घंटे में। यानी आपको कितना जबरदस्त फास्ट ट्रैक बैच में पढ़ा दिया जाएगा, वो भी मोर देन इनफ हो जाएगा आपको आपका टैक्स का एग्जाम पास करवाने के लिए। तो बस अब आपको हमारे साथ साथ चलना है। जितनी मेहनत हम आपको कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, उतनी मेहनत आपको भी इन 5 महीनों में करनी है। तो शुरू करते हैं अपन। वन पर्सन कंपनी सेक्शन 2 क्लोज 62। देखो बेयर एक्ट में कितनी कितनी सी डेफिनेशन है ये मैं आपको बता दूं। कितना लिखा है, लॉ मेकर ने कितना सारा लिख दिया है वन पर्सन कंपनी के बारे में। ठीक है, ये देखो, बस ये पूरी एक लाइन की भी डेफिनेशन नहीं है। क्या लिखा है, वन पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर। आधी लाइन की डेफिनेशन है ये, आधी लाइन की। लेकिन इस पे हम जो एनालिसिस करने वाले हैं अभी, लगभग 1.25 घंटा लग जाएगा अपने को। आज हम सिर्फ वन पर्सन कंपनी पढ़ेंगे, लगभग 1.25 घंटे का एनालिसिस करेंगे ये एक लाइन पे। मैं आपको बताऊंगा ये लाइन में कितनी बारीकियां है। आइए, तो क्या बोलता है सेक्शन 2 क्लोज 62? बोलता है वन पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी which has only one person as its member। क्या बोलता है, वन पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज ओनली वन पर्सन एज इट्स मेंबर। अब जनरली जब हम ये वर्ड कंपनी की बात करते हैं ना, तो जहां पर मैंने आपको बताया था सिर्फ कंपनी लिखा होता है तो हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट कंपनी भी है और पब्लिक कंपनी भी है। लेकिन सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि वन पर्सन कंपनी शाल ऑलवेज बी प्राइवेट कंपनी। भले ही यहाँ पे वर्ड सिर्फ कंपनी लिखा है, लेकिन सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 ने यहाँ पे क्लैरिटी दे दी है कि वन पर्सन कंपनी शाल बी अ प्राइवेट कंपनी ओनली। पब्लिक कंपनी वन पर्सन कंपनी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो वन पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज ओनली वन पर्सन एज इट्स मेंबर। बराबर है। आइए थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। पर्टिकुलर्स, वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। अब सेक्शन कौन से हैं इन सबके, सेक्शन लिखवा दीजिए मेरे को जल्दी से। इसका सेक्शन है सेक्शन 2 क्लोज 62। इसका है सेक्शन 2 क्लोज 68। इसका है सेक्शन 2 क्लोज 71। ठीक है, मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए फटाफट। मिनिमम मेंबर्स, वन पर्सन कंपनी में मिनिमम मेंबर क्या लिखा डेफिनेशन में, विच हैज ओनली ओनली वन पर्सन एज इट्स मेंबर। यानी क्या एक से ज्यादा हो सकते हैं, नहीं, एक ही, एक से ज्यादा भी अलाउड नहीं है। तो मिनिमम मेंबर एक, प्राइवेट कंपनी मिनिमम मेंबर 2, पब्लिक कंपनी मिनिमम मेंबर 7, पढ़ा था हमने सेक्शन 3 सेक्शन 4। आइए मैक्सिमम मेंबर, क्या लिखा है डेफिनेशन फिर से पढ़ लीजिए। ओनली वन पर्सन, यानी मैक्सिमम भी कितना है, 1। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200, पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम अनलिमिटेड। ठीक है, आइए मिनिमम डायरेक्टर्स, प्राइवेट कंपनी में कितने हैं, 2, पब्लिक कंपनी में 3। आप मेरे को बताइए वन पर्सन कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर कितने होंगे, जल्दी, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होंगे वन पर्सन कंपनी में, 1। कितने मिनिमम डायरेक्टर्स होंगे, 1 डायरेक्टर। मैक्सिमम डायरेक्टर्स बताइए चलिए। मैक्सिमम डायरेक्टर्स यहाँ पे कितने, 15, इसमें 15। वन पर्सन कंपनी के मैक्सिमम डायरेक्टर्स कितने होंगे जल्दी फटाफट। मैक्सिमम डायरेक्टर्स वन वन पर्सन कंपनी में कितने होंगे, 1, 15।
तो मैक्सिमम डायरेक्टर्स तीनों में 15 अलाउड है, मिनिमम डायरेक्टर्स 1। कितना है 1% कंपनी मिनिमम डायरेक्टर्स 1। आ जाइए, आ जाइए, आगे आ जाइए। ये तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली, लेकिन मैंने आपको क्या बोला, सिर्फ डेफिनेशन पढ़ेंगे हम। यहाँ भी मैं रुका दूँ तो कोई दिक्कत होगी नहीं, लेकिन हम पढ़ेंगे कंसेप्ट। हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ओपीसी के लॉ मेकर ने क्यों बनाया 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट। क्या खुजली हो रही थी उसको, कि उसको ऑलरेडी जब प्राइवेट और पब्लिक कंपनी अवेलेबल है मार्केट में, तो 1% कंपनी बनानी पड़ी। क्या खुजली हो रही थी उसको, तो 1% कंपनी, पहले तो क्या बोल दिया इसने कि 1% कंपनी shall be a private company which has only one person as its member। ठीक है, ये बोल दिया, लेकिन क्यों, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था 1% कंपनी बनाने का, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों 1% कंपनी बनाई। आपको मालूम है, आपने अगर एसबीआई में पढ़ लिया या आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ रहे होंगे फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितनी तरह की होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, पार्टनरशिप होता है, कंपनीज है, फिर ट्रस्ट है, और एलएलपी है, कितनी सारी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपने उसमें पढ़ा है सोल प्रोप्राइटरशिप। अब सोल प्रोप्राइटरशिप के जब आप बेनिफिट पढ़ रहे थे तो आपने बेनिफिट में पढ़ा होगा कि ठीक है, एक ही आदमी से वो शुरू हो जाता है और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, छोटा अगर छोटा बिजनेसमैन है तो वो शुरू कर सकता है, वगैरह वगैरह। लेकिन जहाँ पे आप इसके लिमिटेशंस पढ़ने आते हैं, तो क्या क्या लिमिटेशन आपको मालूम पड़ते हैं, कि पहले तो अनलिमिटेड लायबिलिटी है, मतलब कुछ भी कांड हुआ तो आप पर्सनली भी लायबल है, भले ही बिजनेस आपका अलग था, लेकिन सोल प्रोप्राइटर को हम अलग बिजनेस मानते नहीं है। दूसरा दूसरा जब आप बैंक के पास जाते हैं तो बैंक आपको सोल प्रोप्राइटर जब ट्रीट करती है तो वो आपको छोटा आदमी समझती है, वो और जल्दी से आपको लोन देती नहीं है, दे भी देगी तो छोटे अमाउंट का देगी। ठीक है, जब आप किसी इन्वेस्टर के पास जाते हैं तो क्योंकि आप सोल प्रोप्राइटर है तो रिस्क ज्यादा है, वो डरते हैं आपको पैसा देने में। तो ये चीज को लॉ मेकर ने समझा, तो सोल प्रोप्राइटरशिप को प्रमोट करने के लिए, तो प्रमोट सोल प्रोप्राइटरशिप, कि भाई जो सोल प्रोप्राइटर लोग हैं, अकेले लोग भी है जो बिजनेस कर रहे हैं, उनको प्रमोट करने के लिए ये कॉन्सेप्ट लॉ मेकर ने निकाला ओपीसी का, जिसमें यहाँ पर इनको बेनिफिट मिलता है क्या क्या, जो सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं था, बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। जब सोल प्रोप्राइटरशिप में आप थे तो वो आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड थी, यहाँ पे आपको बैंक से लोन भी इजीली मिल जाता है, यहाँ पे आपको इन्वेस्टर्स से पैसा भी इजीली मिल जाता है, समझ रहे हो। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको देने के लिए, एक सोल प्रोप्राइटर को देने के लिए, टू प्रमोट सोल प्रोप्राइटरशिप, लॉ मेकर ने ये कॉन्सेप्ट निकाला ऑफ 1% कंपनी, जहां पे सिर्फ जो 1% है वही अकेला कंपनी बना सकता है। तब, लेकिन ये बेनिफिट देने के लिए निकाल तो दिया, लेकिन हम भी तो अक्सर कुछ काम अच्छी नीयत से करते हैं, उसके बाद भी तो दिक्कतें पैदा हो जाती है ना। रतन टाटा ने किया था, अच्छी नीयत से नैनो निकाली, हमने तो फेल करा दिया। लोग ऐसे ही है। मैं भी आज अभी अच्छी नीयत से आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन देखो कहाँ तक पहुँचते हैं। आप कितने व्यूज और लाइक्स और शेयर्स मेरे को देते हो, उस पर डिपेंड करेगा कि अगली अगली जो बैच है वो मेरे को फ्री लानी है कि पेड लानी है। क्योंकि मैंने अल्टीमेटली वो अलख पांडे वाली मूवी मैंने भी देखी है ना, जिसमें वो बताता है कि अरे सर आप ज़्यादा सस्ता दे देंगे तो लोग उसकी वैल्यू नहीं करेंगे। अगर मुझे भी ये एहसास हुआ कि आप इसकी वैल्यू नहीं कर रहे हो, तो मजबूरन फिर मुझे पैसा लेना पड़ेगा जो मार्केट में सब ले रहे हैं, जो कि मैं चाहता नहीं हूँ। लेकिन ये डिपेंड करता है अगली बैच के लिए कि आप इस बैच को कितनी वैल्यू देते हो। ठीक है, आइए। तो अब क्या हुआ, 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट तो बना दिया लो मेकर ने, लेकिन फिर आया एक आदमी जो अपोजिशन पार्टी का था, लॉ मेकर था। अब वो आया, बोले भाई अ प्रॉब्लम इन 1% कंपनी। बोले भाई एक प्रॉब्लम है 1% कंपनी में, तू बहुत 1% कंपनी बना के खुद को तुर्रम खा समझ रहा है, देख एक प्रॉब्लम है क्या। वो बोले बता क्या। बोले तूने 1% कंपनी बना दी, ठीक है, जिसमें तूने बोल दिया कि ओनली वन मेंबर है। बोले हाँ। तू बोल रहा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप को तूने प्रमोट करने के लिए कंपनी बनाने का बोला। बोले ठीक है, अगर ये जो वन मेंबर है ये मर गया तो क्या, समझ ले, ये वन वन क्योंकि लाइफ तो अनसर्टेन है, वन मेंबर से कंपनी बनी थी, वन मेंबर मर गया, अब लॉ मेकर ने तो ये सोचा ही नहीं था, लॉ मेकर का दिमाग खराब।
कि यार ये आदमी ने तो बहुत ज़बरदस्त सवाल पूछ लिया। अब अभी तो लॉ मेकर के पास इसका जवाब था नहीं, लेकिन लॉ मेकर यूँ बोले कि मेरे को मालूम नहीं है। हर हर आदमी को अपनी नाक तो ऊँची रखनी है, लॉ मेकर ने बोला, सब चीज़ का जवाब है अपने पास। तो एक काम कर, अभी बहुत रात हो गई है, पहला अभी मस्त तू जा, सो जा, कल सुबह नहा धो के मस्त 10 बजे आ, ठीक है? 10 बजे नहा धो के आ जा, और आना हो नहीं तो मैं आ जाऊँगा, और एक नहीं 2-3 प्रॉब्लम तू बता देना, सबका तेरे को मैं हल दूँगा। अब लॉ मेकर ने मेरे से तो पढ़ा नहीं था ना भाई, लॉ मेकर ने मेरे से पढ़ा नहीं था कंपनी लॉ, तो उसको पास भी इसका हल था नहीं। तो लॉ मेकर का आया रात में मेरे पे फ़ोन, मैंने तो रात हो गई थी तो उठाया नहीं, तो जब सुबह में उठा तो 25 मिस्ड कॉल। तो मैं जल्दी उठ जाता हूँ सुबह, जैसे मैंने तुमको बताया था 5 बजे। तो मैंने उसको फ़ोन करा वापिस, बोले क्या हुआ भाई? भाग-भाग गया क्या किसी को लेके? लॉ मेकर की शादी नहीं हो रही थी। अभी शादी में भी आगे कहानी आएगी इसलिए बता रहा हूँ। लॉ मेकर की शादी हो ही नहीं रही थी। तो मेरे को लगा भाई कोई मिल गया और ये भागा, लेकिन ऐसा नहीं था। उसका फ़ोन आया, बोले भाई यार ऐसा-ऐसा है, मैंने 10 बजे बुला लिया है। तो उसने मेरे को पूछ लिया कि अगर लो ये मर गया तो क्या? तो मैंने बोला मामला तो टेढ़ा है, एक काम कर तू 8:30 बजे मेरे घर आ जा, अपन दोनों इस पे कुछ डिस्कस करके निकाल दें। तो मस्त लंबा डिस्कशन चला, फिर हमने एक चीज़ निकाली लॉ मेकर ने, मैं उसको क्रेडिट नहीं दूँगा, लॉ मेकर ने, क्या बोला लॉ मेकर ने कि अगर एक आदमी मर गया तो अब 10 बज गए, 10 बज गए, वो आया। बोले भाई वो 9 बज के 59 मिनट पे आ गया। मस्त नहा धो के नए कपड़े खरीद के पहन के आया, लाल कलर का शर्ट। बोले भाई बताओ, अगर एक मेंबर ही था और वो मर गया तो क्या करेंगे? तो लॉ मेकर ने बोला इसका बहुत ज़बरदस्त है हल। पहले तुमने प्रॉब्लम लिख दो, प्रॉब्लम, कि भाई ये जो एक मेंबर है ये मर गया, तो क्या करेंगे? सॉल्यूशन। तो लॉ मेकर ने सॉल्यूशन ये निकाला कि जब भी 1% कंपनी बनाएगा एक मेंबर, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको अपना एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसको अपना एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। तो जब जब ये जो मेंबर है, अगर बाय चांस ये मेंबर मर जाता है और उसने वो जो नॉमिनी अपॉइंट किया हुआ है, तो जब ये मेंबर मर जाएगा, तो ये नॉमिनी बाद में क्या बन जाएगा? कंपनी का मेंबर बन जाएगा। तो कंपनी चलती रहेगी, और जब ये मेंबर बन जाएगा, तो ये फिर से एक नया अपना नॉमिनी को अपॉइंट कर लेगा, और ऐसे सो ऑन मामला चलता रहेगा। अब लॉ मेकर बोले कैसा हल निकाल के दिया? तो ये लाल शर्ट तो पहन के आया था एक तो, नवा नवा पैसा खरीद के 700 रुपए का शर्ट लेके आया था, तो ऐसे तो जाएगा नहीं हार के। तो इसने पूछ लिया रुक जा भाई, एक और बड़ी प्रॉब्लम देता हूँ अभी तेरे को। बोले चल, तूने बोल दिया कि मेंबर आया ओपीसी में, रुक जा ऐसे, कि भाई ये ओपीसी है, इसमें ये एक मेंबर है, और ये मेंबर ने इसका एक नॉमिनी भी अपॉइंट कर दिया है, कि बाय चांस अगर मेंबर मरा तो नॉमिनी मर जाएगा। अब समझ लो ये दोनों जा रहे थे ट्रेन में, बारिश का मौसम था, जबरदस्त ट्रेन में जा रहे थे, ट्रेन गिर गई, दोनों एक साथ ही मर गए। लाल शर्ट पहन के आया था, बहुत जबरदस्त सवाल पूछ रहा था। बोले दोनों एक साथ मर गए तो अब बता क्या करेंगे? तो मैं क्या बोला, अरे यार इतनी सी बात, ये तो मैं देखो यूं ही बता दूंगा, रुक जा मैं आता हूँ वॉशरूम जाके। जवाब तो नहीं था ना उसके पास, वॉशरूम गया फटाफट, मेरे को फोन लगा, बोले भाई ऐसा सवाल पूछ लिया। मैंने बोला देख भाई इसका तो कोई वैसा हल है नहीं, क्या करना पड़ेगा? अगर मेंबर और नॉमिनी दोनों साथ में मर जाएंगे तो आरओसी क्या करेगा फिर? ओपीसी को स्ट्राइक ऑफ कर देगा। क्या कर देगा? क्योंकि मेंबर भी मर गया, नॉमिनी भी मर गया, अब कुछ हो नहीं सकता, तो अब ओपीसी हो जाएगी स्ट्राइक ऑफ। लेकिन फिर मैंने उसको बोला थोड़ा अपने पास क्या बहुत सारा लोगों का नॉलेज है, ऐसा बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने बोला रुक जा, मेरे को 5 मिनट दे, मैं दूसरे लोग थोड़े से कनेक्ट करके तेरे को बताता हूँ और क्या करना, क्या कर सकते हैं अपने। ये तो उसको तो जवाब दे ही दे कि स्ट्राइक ऑफ कर देगा, लेकिन समझ लो क्या हुआ। एक ओपीसी थी, मैंने उसको बताया, थोड़ा सा रिसर्च करा, और उसको बताया कि समझ लो भाई एक ओपीसी है, ओपीसी का ये मेंबर है एक, क्या नाम है उसका? कालू गर्दन। क्या नाम है? मेंबर कालू गर्दन उसका मेंबर है। ये जो कालू गर्दन है, इसकी वाइफ है एक, क्या नाम है वाइफ का? शब्बो, धमाल वाली, धमाल वाली शब्बो इसका नाम है, ठीक है? ये कालू गर्दन ने अपना एक नॉमिनी अपॉइंट कर लिया। कौन?
नासिर लहंगा, ये एक नॉमिनी अपॉइंट कर लिया। अब क्या हुआ कि दोनों साथ में जा रहे थे और कालू गर्दन और नासिर लहंगा दोनों साथ में मर गए। दोनों जा रहे थे मस्त बारिश में घूमने निकलने, गाड़ी स्लिप खाई, दोनों ही मर गए। अब यहाँ पे कंपनीज एक्ट के हिसाब से तो कुछ नहीं हो सकता। कंपनीज एक्ट के हिसाब से देखने जाएंगे तो फिर ये ओपीसी को अपन को स्ट्राइक ऑफ कर देना है। लेकिन 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 फिर अब यहाँ पे एक अलग एक्ट आ जाएगा, जो है इंडियन सक्सेशन एक्ट। इंडियन सक्सेशन एक्ट क्या बोलता है? इंडियन सक्सेशन एक्ट बोलता है कि अगर किसी व्यक्ति की मौत हो गई है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास चली जाएगी, यानी यहाँ पर इस केस में वाइफ के पास चली जाएगी। किसके पास? वाइफ के पास। तो फिर क्या हो जाएगा इस केस में? ये जो ओपीसी है, इस केस में क्या हो जाएगा कि ये ओपीसी जो है ये वाइफ के पास चली जाएगी और फिर वाइफ इसकी मेंबर बन जाएगी और फिर वो एक नया अपना नॉमिनी अपॉइंट कर लेगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो ये मैंने लॉ मेकर को बता दिया। उसको बाथरूम में बहुत लंबा टाइम हो गया था, वो शक कर रहा था कि कुछ उल्टा सीधा काम तो नहीं कर रहा बाथरूम में। तो बाहर निकला वो और फिर उसने उसको ये सब बता दिया। अब उसका लाल शर्ट का पैसा हो गया था वेस्ट, वो चला गया। इसके अलावा उसको और कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही थी और कोई क्वेश्चन उसके पास था नहीं। लेकिन उसके पास चाहे क्वेश्चन नहीं था, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस है तुम्हारा दिमाग खराब कर देने के लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस है, बराबर। अब थोड़ी सी कुछ बातें और जानते हैं ओपीसी के बारे में। ठीक है, ये ओपीसी। ठीक है, पहले अभी तक हमने क्या क्या जान लिया ओपीसी के बारे में? ओपीसी में एक मेंबर होता है। दूसरा क्या जान लिया है कि भाई ओपीसी प्राइवेट कंपनी ही हो सकती है। तीसरा क्या जान लिया है? ओपीसी में मिनिमम डायरेक्टर कितने होंगे? एक। मैक्सिमम डायरेक्टर कितने होंगे? 15। और हमने क्या जान लिया है कि ओपीसी में एक मेंबर होगा एंड एक नॉमिनी होगा। ठीक है, इतना अभी तक हम ओपीसी में पढ़ चुके हैं। लेकिन क्या इतना इनफ है हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से? हम जिस लेवल का कंपनी लोग पढ़ रहे हैं, अभी तो हमको बहुत कुछ पढ़ना है ओपीसी के अंदर। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या सेम पर्सन कैन बी अ मेंबर एंड ऑल्सो अ नॉमिनी इन वन ओपीसी? क्या एक ही ओपीसी में कोई आदमी मेंबर भी हो सकता है और वही आदमी उसका नॉमिनी भी हो सकता है क्या? जल्दी, क्या ऐसा हो सकता है क्या? नॉमिनी बनाने का मकसद ही क्या था कि अगर भाई कल को तेरे को कुछ हो गया, तू मर गया, तो जो नॉमिनी है वो मेंबर बन जाएगा। अब तू ही मेंबर बन गया, तू ही नॉमिनी है और तू मर गया तो क्या करेंगे फिर? तो सेम पर्सन कैन नॉट बी अ मेंबर एंड अ नॉमिनी इन वन ओपीसी। एक ही ओपीसी में वो एक ही व्यक्ति मेंबर और नॉमिनी दोनों नहीं हो सकता है। या तो वो सिर्फ मेंबर हो सकता है या तो वो सिर्फ नॉमिनी हो सकता है। वो मेंबर भी है और वो नॉमिनी भी है, ये पॉसिबल नहीं है। क्या है ये? पॉसिबल नहीं है। अब एक और चीज बताओ। क्या बताया?
ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक ही वन पर्सन कंपनी में एक ही आदमी मेंबर भी हो, नॉमिनी हो। लेकिन ये है कि जो एक आदमी है, वन पर्सन, यानी समझ लो मिस्टर ए, ये पॉसिबल है कि मिस्टर ए एक जो ओपीसी है, ओपीसी वन, एक्स वाई जेड लिमिटेड, इसकी जगह ओपीसी वन, उसमें मेंबर है, और एक दूसरी जो ओपीसी है, ओपीसी टू, उसमें नॉमिनी है। ये पॉसिबल है। एक एक पर्सन एक कंपनी में एक ओपीसी में मेंबर हो सकता है, और दूसरी ओपीसी में, एक ओपीसी में वो नॉमिनी भी हो सकता है। ये क्या है? ये पॉसिबल है कि वो एक ओपीसी में मेंबर है और एक ओपीसी में नॉमिनी है। ये अलाउड है। मतलब समझ लीजिए, एक ओपीसी है जिसका नाम है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। इसमें अगर मिस्टर ए मेंबर है, और दूसरी है एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड, ये भी एक ओबीसी है, और इसमें अगर मिस्टर ए नॉमिनी है, तो ये क्या है? ये अलाउड है। ये अलाउड है। अब एक और जो मैंने बताया, अ पर्सन कैन बिकम मेंबर ऑफ ओनली वन ओपीसी, एंड अ पर्सन कैन बिकम नॉमिनी ऑफ ओनली वन ओपीसी। मतलब आप समझ लीजिए कि एक ये लड़का है, ट्रम्प, वही स्वामी विवेकानंदन, सचिन तेंदुलकर, वही ये जो ट्रम्प है, अब समझ लीजिए ट्रम्प जो है, ये ओपीसी वन में मेंबर है, तो क्या ये ओपीसी वन में नॉमिनी हो सकता है? नहीं। अब ये ओपीसी टू में क्या मेंबर हो सकता है? जल्दी। ये ओपीसी वन में मेंबर था, तो अब क्या ये ओपीसी टू में मेंबर हो सकता है? क्या लिखा? अ पर्सन कैन बिकम मेंबर ऑफ ओनली वन ओपीसी। अगर ये किसी एक ओपीसी में मेंबर बन गया, तो अब ये दूसरी ओपीसी में मेंबर नहीं बन सकता, तो ओपीसी टू में ये मेंबर नहीं बन सकता। क्या ये नॉमिनी बन सकता है यहाँ पे? बिल्कुल। अब ये आया ओपीसी थ्री। अब आप मेरे को बताइए, क्या ये ओपीसी थ्री में मेंबर बन सकता है? नहीं, ओनली वन ओपीसी। अ पर्सन कैन बिकम अ मेंबर ऑफ ओनली वन ओपीसी। अगर वो किसी एक ओपीसी में मेंबर बन गया है, तो अब वो दूसरी किसी भी ओपीसी में मेंबर नहीं बन पाएगा, तो नहीं बन पाएगा। क्या वो इस ओपीसी थ्री में नॉमिनी बन सकता है क्या? क्या लिखा है? अ पर्सन कैन बिकम अ नॉमिनी ऑफ ओनली वन ओपीसी। सिर्फ एक ही ओपीसी में वो नॉमिनी भी बन सकता है। अगर वो किसी एक कंपनी में, एक ओपीसी में नॉमिनी हो गया, तो फिर वो दूसरी दूसरी किसी भी ओपीसी में नॉमिनी नहीं हो पाएगा। सिर्फ एक ही कंपनी में वो ओपीसी में, एक ही ओपीसी में वो मेंबर बन सकता है। जिस ओपीसी में मेंबर है, उस ओपीसी में नॉमिनी नहीं बन सकता। समझ में आ गया? और एक ही कंपनी में, एक ही ओपीसी में मेंबर बन सकता है, और एक ही ओपीसी में वो नॉमिनी बन सकता है। उससे ज़्यादा उसके लिए अलाउड नहीं है। अब आपको एक और क्वेश्चन दूँ, फिर से मैं आ जाऊँ लाल शर्ट पहन के? चलो एक और आपको क्वेश्चन देता हूँ गजब। अब आप समझ लीजिए, थोड़ा अच्छा है ये क्वेश्चन। ये है राम, चलो इसको ऐसे मत रखिए, इसको ऐसे रखिए। ये है ओपीसी वन, ये है ओपीसी टू। अब ओपीसी वन जो है, इसमें राम जो है वो है मेंबर, और श्याम जो है, ये है ओपीसी वन का नॉमिनी। और यहाँ पे क्या है? श्याम जो है वो है मेंबर ओपीसी टू का, और राम जो है वो है नॉमिनी। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है। पॉसिबल है ना? एक कंपनी, एक आदमी मेंबर है, और एक आदमी, एक वो दूसरे कंपनी में नॉमिनी है, तो ये पॉसिबल है। एक कंपनी में तो आप मेंबर बन सकते हैं, और एक कंपनी में आप नॉमिनी बन सकते हैं, उससे ज्यादा में नहीं बन सकते। और सेम कंपनी में मेंबर और नॉमिनी नहीं बन सकते। तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल है कि भाई राम एक में मेंबर है, दूसरे में नॉमिनी है, श्याम एक में मेंबर है, दूसरे में नॉमिनी है, पॉसिबल है। लेकिन अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि शाम गया था उसकी वाइफ के साथ पहाड़ों पे घूमने।
पहाड़ों पे घूमने चला गया था शाम वाइफ के साथ और वाइफ ने दे दिया धक्का। बहुत चल रहा है आजकल तो ये। पहाड़ों पे जाने में मेरी तो फट रही है आजकल। तो अब श्याम भाई गए मर। श्याम मर गया, श्याम की हो गई डेथ। ये नॉमिनी था, तो श्याम की क्या हो गई यहाँ पे? जल्दी, ओ सॉरी, श्याम नहीं, राम, राम। राम की बात कर रहा हूँ। राम। राम भाई गए थे अपनी वाइफ के साथ। राम कहाँ, फिर से राम, राम चले गए थे अपनी वाइफ के साथ पहाड़ों पे। वाइफ ने दिया धक्का, राम भाई की हो गई डेथ। तो क्योंकि अब राम की डेथ हो गई, तो क्या हो गया? श्याम यहाँ का नॉमिनी था, तो राम की डेथ हो जाने पे अब श्याम बन गया मेंबर। श्याम क्या बन गया भाई? क्योंकि राम की डेथ हो गई तो श्याम भाई बन गए मेंबर। अब जो अभी हमने पिछले पिछले उसमें पढ़ा है कि अ पर्सन कैन बिकम अ मेंबर ऑफ ओनली वन ओपीसी। अब यहाँ क्या हो गया? क्योंकि राम को धक्का दे दिया गया और राम मर गया, तो श्याम बन गया ओपीसी वन का भी मेंबर, और श्याम ऑलरेडी ओपीसी टू का तो मेंबर था ही। तो यहाँ पे ये जो श्याम है, ये दो ओपीसी का मेंबर हो गया। क्या ये अलाउड है कि नहीं? जल्दी, जल्दी। क्या ये अलाउड है कि लो का कॉन्ट्रावेन हो गया? ये अलाउड है या लो का कॉन्ट्रावेन हो गया? जल्दी। तो जनरली देखने जाएंगे अगर हम, तो इट इज कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ। ये तो लो को कॉन्ट्रावेन हो गया ना। लो ने तो साहब, लॉ मेकर ने तो मना कर दिया था कि भाई नहीं हो पाएगा, ये एक ही कंपनी में मेंबर होना चाहिए, एक से ज्यादा में मेंबर हो नहीं सकता। लेकिन लेकिन इट इज अलाउड। क्यों? इट इज अलाउड व्हेन अ पर्सन become a member of more than one OPC by operation of law। वो खुद से थोड़ी जाके बना, ये तो क्या हुआ, एक संजोग बना। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ मेंबर बन गया। वो तो नॉमिनी था और वो मर गया तो वो मेंबर बन गया, इसलिए वो दो कंपनी का मेंबर बन गया। तो ये डिसअलाउड नहीं है, ये अलाउड है। लेकिन अलाउड कैसा है? ये लॉ मेकर ने टाइम दिया कि ठीक है भाई, तेरी तो कोई गलती नहीं थी, तो तू मेंबर बन गया, कोई बात नहीं। लेकिन अब क्योंकि तू दो ओपीसी का मेंबर बन गया है, तो हम, और वो भी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ बना है, तो हम तेरे को टाइम देंगे। कितने दिनों का? 180 दिनों का। लॉ मेकर क्या करेगा? ये शाम को टाइम देगा 180 दिनों का कि भाई ये 180 दिनों में तू चूज कर ले कोई भी एक ओपीसी, ओपीसी वन और ओपीसी टू में से चूज कर ले तेरी मर्जी से, कि तेरे को जिस ओपीसी का मेंबर रहना है तू दोनों में से कोई एक चूज कर ले और दूसरी कंपनी में से अलग हो जा, और एक एक ओबीसी चूज करके उसका मेंबर बन जा। 180 दिन का हम तेरे को टाइम दे रहे हैं। वो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ मेंबर बन गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तेरी गलती नहीं थी। लेकिन अब तेरे को मालूम चल गया है कि तू मेंबर बन गया और लॉ है कि तू एक से ज्यादा ओपीसी का मेंबर नहीं रह सकता, तो हमने देखो 180 दिन का टाइम दिया है। इन 180 दिनों में तू दोनों में से कोई भी एक ओपीसी चुन ले, उसका तू मेंबर रह जा और दूसरे में से निकल जा। समझ में आया? ये चीज लॉ मेकर ने उसके साथ करी। अब अब मेरा आपसे सवाल है, अभी आगे तो हम पढ़ेंगे। मैंने आपको बोला लगभग एक सवा एक घंटा हमारा ओपीसी के डिस्कशन में जाएगा, ताकि ओपीसी को हम इस तरीके से कवर कर ले कि आइंदा टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ योर लाइफ आप इसको भूले ही ना। अब मेरा सवाल है, ये तो हमने देख लिया कि एक पर्सन होना चाहिए उसका मेंबर, एक पर्सन होना चाहिए उसका नॉमिनी। एक ही कंपनी में एक ही पर्सन मेंबर और नॉमिनी नहीं हो सकता। एक पर्सन एक ही कंपनी का मेंबर ओपीसी का मेंबर हो सकता है, और एक पर्सन एक ही ओपीसी का नॉमिनी हो सकता है। ये सब सब हमने पढ़ लिया। लेकिन हु कैन बिकम, वो एक पर्सन जिसकी हम बात कर रहे हैं, कौन होगा वो? हु कैन बिकम अ मेंबर एंड नॉमिनी ऑफ ओपीसी। वो जो एक पर्सन की हम बात कर रहे हैं कि एक ही होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, वो एक कौन होना चाहिए? कौन है जो ओपीसी का मेंबर बन सकता है? कौन है जो ओपीसी का नॉमिनी बन सकता है? कौन है? तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे रूल थ्री, रूल थ्री ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल। कौन सा? रूल थ्री ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल 2000।
14। क्या बोलता है ये रूल? रूल 3 ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 क्या बोलता है? ये बोलता है कि भाई, जब पूछा गया कि कौन बन सकता है मेंबर या नॉमिनी ऑफ अ वन पर्सन कम, नहीं तो इसने बताया पहले कि पर्सन शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। इंडियन सिटीजन होना चाहिए वो। कौन होना चाहिए? इंडियन सिटीजन होना चाहिए। यानी ओबीसी का मेंबर बनने के लिए सबसे पहले क्या देखा जाएगा कि आप इंडियन सिटीजन है या नहीं है। पर्सन शुड बी इंडियन सिटीजन। दूसरा, अ पर्सन शुड बी नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन मतलब आर्टिफिशियल पर्सन नहीं होना चाहिए, कंपनी नहीं होनी चाहिए, नेचुरल पर्सन, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, इंसान होना चाहिए। अगर आपको ओबीसी का मेंबर बनना है तो क्या कंपनी ओबीसी के मेंबर बन सकते हैं? नहीं। क्यों? साफ मना कर दिया, लॉ मेकर ने लिख दिया पर्सन शुड बी अ नेचुरल पर्सन और पर्सन शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। और तीसरा, तीसरा लॉ मेकर ने पहले क्या लिखा था मालूम है? पहले क्या लिखा था वो मैं आपको बताऊं। लॉ मेकर ने पहले लिखा था अ पर्सन शुड बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये यहाँ पे इतना लिखा था लॉ मेकर ने। लेकिन फिर क्या हुआ? मैंने आपको बोला लॉ मेकर की शादी हो नहीं रही थी, 35 साल का वो हो गया था और इंडिया में तो बहुत बड़ी बात होती है, उसकी शादी हो ही नहीं रही थी इंडिया में, तो उसको कोई दे ही नहीं रहा था। फिर क्या हुआ? किसी इंडियन लड़की जो वहां रहती थी, इंडिया के बाहर रहती थी, जो कि नॉन रेसिडेंट थी, तो उसने लॉ मेकर के साथ थोड़ा सा उसका संजोग बना और लॉ मेकर को उसने पसंद किया और दोनों की शादी हो गई। तो लॉ मेकर हमारा भावुक, वो मेकर हमारा भाव होगा, उसने देखा कि मेरी कंट्री इंडिया में तो कोई लड़की ने मेरे को भाव दिया नहीं, ये बाहर रहती थी और इसने भाव दिया, तो लॉ मेकर ने बोला रुक जाओ, इसके लिए मेरे को कुछ करना पड़ेगा। तो लॉ मेकर ने यहाँ पे एक वर्ड अदर ऐड कर दिया, और अदरवाइज, यानी अ पर्सन शुड बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया और अदरवाइज। अगर वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। अल्टीमेटली ये लाइन का मतलब खत्म हो गया है अब। लेकिन पहले सिर्फ लिखा था रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन जब लॉ मेकर को यहाँ पे किसी ने भाव दिया नहीं और बाहर की लड़की ने दिया, जो बाहर रहती है, थी इंडियन लेकिन बाहर बाहर थी, और उसने भाव दिया, तो लॉ मेकर ने बोला रुको, और लिख दिया अदरवाइज। लड़की का चक्कर है बाबू भैया, लड़की के चक्कर में ये होता ही है। आदमी लड़की के चक्कर में भावुक हो जाता है, उसको नहीं पता होता वो क्या काम कर रहा है। कभी कभी वो अच्छे भी कर देता है, लेकिन कुछ भी कर देता है। अभी आपको ही देख लो, आप लोग जो 10 बजे के बाद तोतले हो जाते हो, कैसे तोतले हो जाते हो 10 बजे के बाद? अल्ले अल्ले मेरे बाबू ने थाना थाया। अरे बाबू ने थाना खाया, बाबू को हजम भी हो गया है। 11 बजे खाना खाता है कोई? तोतले हो जाते हो तुम रात को 10 बजे के बाद, मेरे बाबू ने थाना खाया गया। वो आपने सुना होगा ना कि पहले पहले मैं सिंगल था और मेरा नाम रमेश था और मैं खाना खाता था। फिर मेरी गर्लफ्रेंड बन गई। अब मेरा नाम बाबू है और मैं खाना खाता हूँ। समझ में आया? तो ये जो आप रोज जो रात को 10-11 बजे के बाद जो तोतले हो जा रहे हो, बंद करो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, 5 महीने बचे हैं, वरना फिर तोतले ही ले जाओगे। क्या बोला? तोतले ही ले जाओगे। फिर आपके साथ वो हो जाएगा, वो जो अक्सर अक्सर लोगों के साथ होता है, जो मैंने कहीं पे पढ़ा था, वो बोल रहा था कि यार सूसू रोक रोक कर उससे बात करता था। फिर आप ये वाले शायर बन जाओगे, जब आपको 3-4 साल के बाद जब आपका कटेगा, कि सूसू रोक रोक कर बात करता था, शादी तो हुई नहीं, पथरी हो गई। पथरी हो जाएगी तो इतना ज्यादा दो मत, रात को 10:30-11 बजे सो जाओ, सुबह 4-5 बजे उठ जाओ, पढ़ने बैठो। कुछ रखा नहीं है, तोतले मत हो जाओ। नॉर्मल बोलो, नॉर्मल। क्या क्या आपने खाना खाया? मेरे बाबू ने खाना खाया, ये क्या होता है? साले फालतू लोग। तो आओ, आओ, अब इस पढ़ाई पे आओ। क्या बोला? हु कैन बिकम अ मेंबर? तो बना दिया, पर्सन शुड बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन शुड बी नेचुरल पर्सन, एंड पर्सन शुड बी आइदर रेसिडेंट ऑफ इंडिया अदरवाइज। तो यानी इसका मतलब अब खत्म हो गया है, ठीक है? तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और दूसरा वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, तो वो ओबीसी को बना देगा। आ जाइए, एक और आ जाइए। दूसरा क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ। अब कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दी है ओबीसी पे। ओबीसी के अंदर कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, वो क्या है? सबसे पहला है माइनर। माइनर, आप मेरे को बताइए, क्या माइनर ओबीसी का मेंबर होना चाहिए क्या? जल्दी, क्या होना चाहिए? नहीं। तो ये लॉ मेकर ने भी लिख दिया है कि माइनर कैन नॉट बिकम अ मेंबर और नॉमिनी ऑफ ओबीसी।
माइनर नहीं हो सकता। अभी बताइए क्यों? अरे वो अनसाउंड माइंड है, उसको भी कुछ समझ ही नहीं है, वो क्या कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट में आएगा? तो उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा। और क्योंकि मैंने आपको बताया एक ही मेंबर चलाता है, अब वो एक ही मेंबर आप माइनर रख देंगे तो हो गया फिर। तो कुछ प्रमोट नहीं होगा, सोल प्रोप्राइटर कुछ भी नहीं। तो इसलिए लॉ मेकर ने साफ मना कर दिया कि भाई यहाँ पर जो माइनर है वो ओपीसी का मेंबर या ओपीसी का नॉमिनी नहीं हो। नॉमिनी क्यों नहीं हो सकता? समझो वो माइनर ही था, अब मेंबर मर गया, तो अल्टीमेटली फिर वो माइनर वापस से मेंबर बन जाएगा। तो लॉ मेकर ने बोला हटाओ, अपने को चाहिए ही नहीं। अब दूसरा क्या है? ओपीसी जो है, ओपीसी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड एज सेक्शन 8 कंपनी। एज अ सेक्शन 8 कंपनी यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एज अ सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती ओपीसी। क्यों? क्यों? रीजन? तो भाई मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव था सोल प्रोप्राइटरशिप को प्रमोट करना। हमारा क्या है मेन ऑब्जेक्टिव ओबीसी बनाने का? कि हम सोल प्रोप्राइटरशिप को प्रमोट करें, ना कि हम चैरिटी को प्रमोट करें। इसलिए लॉ मेकर ने साफ मना कर दिया कि ओबीसी ओपीसी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड एज सेक्शन 8 कंपनी। तीसरा क्या रेस्ट्रिक्शन लगाया? ओपीसी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड एज इन्वेस्टमेंट कंपनी। इन्वेस्टमेंट कंपनी के तरीके से भी वो इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती। रीजन? क्या रीजन है? वापस से वही कि भाई हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप को प्रमोट करना है, ना कि इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना है। तो इसलिए जो ओपीसी है वो इन्वेस्टमेंट कंपनी की तरह भी इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती। चौथा चौथा ओपीसी जो है, ओपीसी कैन नॉट कैरी आउट एनी फाइनेंस एक्टिविटी। मतलब लोन देना, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, ये सारे काम जो है वो नहीं कर पाएगी। क्यों? अगेन हमारा जो पर्पस है वो सोल प्रोप्राइटरशिप को प्रमोट करना है। ये सब नहीं है कि आप पहले ओपीसी बन गए, अब आप लोन दे रहे हो, अब ये कर रहे हो, नहीं। वो काम आपको करना है, नॉर्मल प्राइवेट कंपनी बन जाइए, नॉर्मल पब्लिक कंपनी बन जाइए। ये सब हम आपको ओपीसी में अलाउड नहीं करेंगे। ये तो हमने थोड़ी सी दया दिखाई कि बीइंग सोल प्रोप्राइटर आपको इतनी तकलीफें आ रही है मार्केट में, तो ठीक है एक 1% कंपनी वाला कंसेप्ट निकाले। अब दया दिखाई है तो फिर आप हमारे को जेठालाल बन के पेलो मत यार। ठीक है। तो ये ओपीसी का कंसेप्ट था, इसलिए ओपीसी को ये सारी चीज करने की मना कर दिया। आइए और आते हैं आगे अपन। अब बताइए, अब थोड़े से और प्रोविजंस पढ़ते हैं हम रिलेटेड टू ओपीसी। तीन तीन तरीके के प्रोविजन हम पढ़ेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला केस 1, दूसरा केस 2, तीसरा केस 3। पहला केस 1 क्या है? रिमूवल ऑफ नॉमिनी। ये किससे रिलेटेड प्रोविजंस पढ़ रहे हैं हम? ओपीसी से रिलेटेड नहीं, समझ लो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। नॉमिनी से रिलेटेड सारे प्रोविजंस है। पहला है रिमूवल ऑफ नॉमिनी, दूसरा है विड्रॉवल ऑफ नॉमिनी, और तीसरा है डेथ, डेथ ऑफ नॉमिनी। ये तीन केस है, तीन ही सिनेरियो हो सकते हैं जो कि भाई नॉमिनी को मेंबर ने रिमूव कर दिया, या नॉमिनी ने खुद से विड्रॉ कर दिया एज अ नॉमिनी, और या तो फिर नॉमिनी की डेथ हो गई। पहला केस क्या है? रिमूवल ऑफ नॉमिनी। यानी अगर मेंबर नॉमिनी को निकालना चाहता है तो मेंबर को क्या फॉलो करना पड़ेगा? समझ लीजिए ये है मेंबर, ये है मेंबर, ये है नॉमिनी। तो अगर मेंबर चाहता है नॉमिनी को निकालना, तो सबसे पहले मेंबर क्या करेगा? नॉमिनी को इंटीमेट करेगा ऑफिस इंटेंशन के भाई मैं तेरे को निकालने वाला हूँ, मेरा मन नहीं है अब तेरे को नॉमिनी रखने का। कुछ इसको रीजन देने की जरूरत है? कुछ नहीं, मैंने देखो नॉमिनी अपॉइंट करा था, मेरे को देखो नहीं रखना। तो वो इसको नोटिस देगा, इंटीमेट करेगा अबाउट हिज इंटेंशन ऑफ रिमूविंग हिम एज अ नॉमिनी। फिर उसके बाद वो क्या करेगा कि वो पहले तो इसको इसको रिमूव करा, इसको इंटीमेशन दिया, वो दूसरा नॉमिनी अपॉइंट करेगा और ओपीसी को बताएगा। क्या बताएगा ओपीसी को? कितने दिनों में? दिन तो अभी बाद में बताऊंगा। ओपीसी को वो इंटीमेट करेगा अबाउट द रिमूवल ऑफ ओल्ड नॉमिनी एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ
न्यू नॉमिनी, उसके बारे में वो ओपीसी को बताएगा कि भाई जो पुराना नॉमिनी था उसको मैंने रिमूव कर दिया है, अब बगैर नॉमिनी तो वो रह नहीं सकता, उसको नया नॉमिनी अपॉइंट करना ही पड़ेगा क्योंकि लोन है लिखा है। वो प्रॉब्लम इतनी मेहनत से सुलझाई है लोन, एक दिन एक लॉ मेकर ने एक दिन का टाइम मांग के, तो वो चलाएगा नहीं। बोले भाई तूने रिमूव करा तो दूसरा फटाफट अपॉइंट कर, तो वो रिमूव करेगा, तुरंत ही नया अपॉइंट करेगा और वो ओपीसी को बता देगा, इंटीमेट करेगा अबाउट द रिमूवल ऑफ ओल्ड नॉमिनी एंड अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू नॉमिनी। ओपीसी क्या करेगी? ओपीसी बता देगी आरओसी को। ये तो मैंने आपको चार्ट फॉर्म में बताया, इसको हम डिटेल में लिखेंगे अभी कि ये कैसे होगा। तो सबसे पहला स्टेप वन क्या करेगा केस वन में, यानी केस वन क्या है? ये चार्ट मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको फटाफट देख के अंदाजा आ जाए कि क्या क्या है। रिमूवल ऑफ नॉमिनी, कैसे होगा रिमूवल ऑफ नॉमिनी? तो सबसे पहला आएगा स्टेप वन। स्टेप वन में क्या आएगा? मेंबर शाल इन्फॉर्म या इंटीमेट, किसको करेगा? द नॉमिनी ऑफ हिज इंटेंशन टू रिमूव हिम, कि भाई मैं तेरे को रिमूव करने वाला हूं, ये उसको नॉमिनी को बताना पड़ेगा। तो स्टेप वन क्या करेगा कि मेंबर इन्फॉर्म करेगा नॉमिनी को कि भाई अपने दिन पानी पूरे हो गए, मैं अब तेरे को रिमूव करने वाला हूँ। स्टेप टू क्या होगा? स्टेप टू, पहले उसने नॉमिनी को इन्फॉर्म कर दिया। स्टेप टू, मेंबर, पहले दो स्टेप मेंबर को ही करना है, पहले नॉमिनी को इन्फॉर्म करा, अब मेंबर शाल अपॉइंट न्यू नॉमिनी। जैसा मैंने बताया लॉ मेकर ने इतनी मेहनत से प्रॉब्लम का हल निकाला था, तो फिर अब वो चलाएगा तो नहीं, तो इसको न्यू नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। एंड ही हैज टू इंटीमेट टू आरओसी, सॉरी आरओसी नहीं, ओपीसी, ओपीसी को इंटीमेट करेगा। तो ओपीसी अबाउट द रिमूवल ऑफ ओल्ड नॉमिनी एंड अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू नॉमिनी, किसको बता देगा ये? ओपीसी को। ओपीसी का मेंबर वही है, लेकिन कंपनी और मेंबर मैंने आपको बताया दो सेपरेट लीगल एंटिटी है, दोनों दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है। मेंबर अलग आदमी है, कंपनी अलग आदमी है। तो उसको कंपनी को वो बताएगा कि भाई मैंने पुराने नॉमिनी को हटा दिया है और नया नॉमिनी मैंने अपॉइंट कर लिया है। अब स्टेप थ्री क्या होगा? स्टेप थ्री में ये जो ओपीसी है यानी वन पर्सन कंपनी, ओपीसी शाल इंटीमेट, ये बताएगी किसको? कितने दिन में? ओपीसी शाल विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज इंटीमेट करेगी। जब ओपीसी को मालूम चला, जब मेंबर ने ओपीसी को बताया कि भाई मैंने ये रिमूव कर दिया है और नए को अपॉइंट करा है, उसके 30 दिनों में, उसके 30 दिनों में ओपीसी इंटीमेट करेगी किसको? आरओसी को अबाउट द रिमूवल एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी। समझ में आया किस तरीके से रिमूव कर पाएगा मेंबर? सबसे पहले उसको बताना पड़ेगा नॉमिनी को उसका इंटेंशन, नोटिस देके कि भाई मैं तेरे को रिमूव करने वाला हूँ, फिर वो उसको रिमूव करेगा और साथ में फिर उसको अपॉइंट करना पड़ेगा नया नॉमिनी। फिर उसको ओपीसी को बताना पड़ेगा कि भाई मैंने पुराने वाले नॉमिनी को रिमूव कर दिया, नए वाले को अपॉइंट कर दिया है, और ओपीसी उसके 30 दिनों में आरओसी को बताएगी कि भाई ये रिमूव हुआ है और ये नया वाला अपॉइंट हुआ है। ठीक है। अब आइए दूसरा केस, केस नंबर टू, विड्रॉवल ऑफ नॉमिनी। मतलब नॉमिनी ने खुद से हट गया कि भाई मेरे को तेरा नॉमिनी रहना नहीं, बहुत देखे तेरे जैसे। तो क्या ये कर सकता है? ऑफ कोर्स कर सकता है ना भाई, मेरी इच्छा के बिना तो थोड़ी मेरे को नॉमिनी रख पाएगा। तो नॉमिनी सोच रहा है कि ठीक है बहुत झेला देखो, अब नहीं, अब अपन को होने का है अलग। तो कैसे हो सकता है? हाउ नॉमिनी कैन विड्रॉ? तो सबसे पहला ये एरिया मेंबर, ये रहा नॉमिनी,
ये रहा ओपीसी, ये रहा आरओसी। ठीक है, चार्ट ऐसे बनेगा। अब वहां पे मेंबर ने नॉमिनी को बताया, क्योंकि मेंबर के उसको निकालना था। यहाँ पे नॉमिनी मेंबर को बताया, क्योंकि नॉमिनी खुद हट रहा है। तो नॉमिनी क्या करेगा, मेंबर को इंटीमेट करेगा कि भाई तेरा को वो झेला मैंने, अब मेरे को तेरे साथ नहीं रहने का। तो वो मेंबर को इंटीमेट करेगा, इन्फॉर्म करने का कि भाई मेरे को मेरा ये जो है ये विड्रॉ करना है, मेरे को तेरा नॉमिनी नहीं रहना है। समझ लो 1 जनवरी को उसने इसको इंटीमेट किया। कौन सी तारीख पे, 1 जैन को। अब ये नॉमिनी ने मेंबर को इंटीमेट किया, साथ साथ में उसी दिन मेंबर के साथ साथ, ये समझ लो ये 1 है, इसको 1A ले लो। यानी जैसे ही उसने 1 जनवरी को इंटीमेट किया मेंबर को, वहीं पे 1 जनवरी को ही उसको कहाँ पे इंटीमेट करना है, ही हैज टू आल्सो इंटीमेट टू ओपीसी। ओपीसी 1 जैन को ही, कि भाई मेरे को अब इसका नॉमिनी नहीं लेना है, मेरे को विड्रॉ करने का। तो जैसे मेंबर को बताया, उसी डेट पे वो किसको बता देगा साथ में, ओपीसी को। फिर मेंबर क्या करेगा, फिर मेंबर ओपीसी को इंटीमेट करेगा। ये पहले नॉमिनी ने तो बता दिया, अब नॉमिनी ने बता दिया और उसने विड्रॉ कर लिया, तो इससे क्या हो जाएगा, लॉ ने तो क्या बोला है कि भाई नॉमिनी तुमको रखना ही पड़ेगा। तो मेंबर को दूसरा नॉमिनी अपॉइंट करना है, और उसके बाद अपॉइंट करने के बाद ये क्या करेगा, दूसरे नॉमिनी को अपॉइंट करेगा, शाल अपॉइंट न्यू नॉमिनी एंड इंटीमेट टू ओपीसी अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू नॉमिनी विद इन 15 days। यानी जब से ये नॉमिनी ने उसको इंटीमेट करा अबाउट हिज विड्रॉवल, उसके 15 दिनों के अंदर उसको न्यू नॉमिनी अपॉइंट कर लेना है और ओपीसी को बता देना है। यानी कि 15 तक, 15 जनवरी तक उसको ये बता देना है ओपीसी को अपॉइंट करके कि भाई मैंने नया नॉमिनी अपॉइंट कर दिया है, पुराना वाला गया, और ये काम इसको 15 दिन में कर देना है। अब ओपीसी को आरओसी को बताना है, किस चीज के बारे में, कि भाई पुराने वाले ने विड्रॉ कर लिया, नए वाले और जो मेंबर है उसने नया ओपीसी नया नॉमिनी अपॉइंट कर लिया, तक विद इन 30 डेज। कहाँ से 30 डेज, 30 डेज ऑफ जब नॉमिनी ने मेंबर को इंटीमेट किया था, यानी 30 जनवरी तक। ये उसको बता देना है कि भाई नया वाला अपॉइंट हुआ है, पुराने वाले ने विड्रॉ कर लिया है। ये 30 दिन के अंदर, जब से नॉमिनी ने मेंबर को दिया था, यानी 1 जनवरी को दिया था, 1 जनवरी को खुद को भी उसने इंटीमेट दिया था ओपीसी को, तो उसके 30 दिनों के अंदर ये काम ओपीसी को कर देना है। आइए इसको स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, मैंने चार्ट में आपको बता दिया। स्टेप 1, पहला स्टेप क्या है, विड्रॉ वाला नॉमिनी का। कैसे विड्रॉ होगा, तो नॉमिनी शाल इंटीमेट टू मेंबर एंड टू ओपीसी and to member and to OPC regarding its withdrawal. We have assumed that on 1 जनवरी क्या करेगा, सबसे पहले नॉमिनी ऐसा मेंबर को भी और ओपीसी को भी अबाउट इट्स विड्रॉवल। स्टेप 2, मेंबर क्या करेगा, मेंबर शाल अपॉइंट न्यू नॉमिनी, पहले वो न्यू नॉमिनी को अपॉइंट करेगा विद इन 15 days ऑफ रिसीट ऑफ इंटीमेशन ऑफ withdrawal and shall intimate टू ओपीसी। यानी ये 15 दिन के अंदर उसको एक नया नॉमिनी भी अपॉइंट करना है और ओपीसी को बता भी देना है। स्टेप 3, ओपीसी। अब ओपीसी का काम है, इसने मेंबर ने तो उसकी जिम्मेदारी पूरी करी, अब काम है ओपीसी का। ओपीसी क्या करेगी, ओपीसी शाल इंटीमेट टू आरओसी विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ
इंटीमेशन ऑफ विड्रॉवल बाय नॉमिनी, यानी नॉमिनी ने जब उसको इंटीमेट किया था अबाउट द विड्रॉवल, यानी कि 1 जनवरी से लेके उसके 30 दिनों में अंदर, यानी कि 30 जनवरी तक क्या करेगी वो? आरओसी को बता देगी अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू नॉमिनी एंड द विड्रॉवल ऑफ ओल्ड नॉमिनी बाय दी 30 जनवरी। ये कब तक होएगा? बाय 15 जनवरी। समझ में आया? समझ में आया? अब तीसरा केस सिनारियो ले लेते हैं अब। तीसरा केस आ गया, केस 3, डेथ ऑफ नॉमिनी। नॉमिनी भाई भी तो मर जाएंगे ना यार, अल्टीमेटली नॉमिनी भी कौन होता है? नेचुरल पर्सन। तो जो आया है वो जाएगा। क्या होएगा? जो आया है वो जाएगा। अब समझ लीजिए क्या हुआ। जब डेथ ऑफ नॉमिनी हो जाएगी तो अपने क्या करना है? व्हाट टू डू व्हेन नॉमिनी डाइज। अगर नॉमिनी भाई मर गए तो अपन क्या करेंगे? मतलब ओपीसी वाला आदमी क्या करेगा? स्टेप 1, ओपीसी में सबसे पहला स्टेप क्या होगा? समझ लीजिए कि नॉमिनी मर गए, नॉमिनी डाइज ऑन 1 जनवरी। ठीक है, 1 जनवरी पे नॉमिनी मर गए तो स्टेप 2, मेंबर क्या करेगा? मेंबर अब क्या कर सकते हैं, दुनिया तो चलनी है और स्वार्थी तो है ही दुनिया। मेंबर शाल अपॉइंट न्यू नॉमिनी। वो मर गया तो क्या करेंगे? दूसरा नॉमिनी अपॉइंट करेंगे। कितने दिनों में? विद इन 15 डेज। कब से 15 डेज? फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑफ द नॉमिनी एंड shall intimate the same टू दी आरओसी। नॉमिनी अगर डेथ हो गई नॉमिनी की तो मेंबर को क्या करना है फिर? जब उसकी डेथ हुई उसके 15 दिनों के अंदर एक नया नॉमिनी अपॉइंट कर लेना है और सॉरी आरओसी नहीं, ओपीसी को बता देना है। ओपीसी को बता देना है मतलब कि 1 जनवरी को वो मरा तो टिल 15 जनवरी उसको ये बता देना है ओपीसी को कि भाई मैंने नया नॉमिनी अपॉइंट कर लिया है और ये लो मैंने आपको भी बता दिया है कि मैंने ये नया बंदा अपॉइंट किया है। अब ओपीसी क्या करेगी? ओपीसी शाल इंटीमेट, किसको ओपीसी करेगी इंटीमेट? आरओसी। विद इन कितने दिनों में? 30 डेज। कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑफ द नॉमिनी। ओपीसी आरओसी को बता देगी कि भाई ये डेथ हुई थी नॉमिनी की और ये नया नॉमिनी इस तरीके से ये वाला नॉमिनी अपॉइंट कर लिया है। कब? कितने दिनों में? 30 दिनों में, यानी कि बाय 30 जनवरी। समझ में आया? तो 3 सिनारियो हो सकते हैं, या तो नॉमिनी को मेंबर ने निकाल दिया, या तो नॉमिनी खुद से निकल गया, या तो नॉमिनी जाना तो नहीं चाह रहा था लेकिन ऊपर वाले ने उसको बुला लिया। तो अब ये तीनों सिनारियो में मैंने आपको बताया क्या क्या होएगा, क्या क्या होगा तीनों सिनारियो में। अगर रिमूवल किया तो क्या होगा, कैसे करेंगे? अगर विड्रॉवल करना है तो क्या होगा, कैसे करेंगे? और अगर डेथ हो गई तो अनफॉर्चुनेटली क्या करा जाएगा, वो मैंने आपको बना दिया। बराबर। अब थोड़े से हम एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, एक 5-10 मिनट का लेक्चर हो रही या फिर हम ओपीसी को यहाँ पे खत्म करेंगे। अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया है, अभी तक जितना मैंने आपको पढ़ाया है, आपको उस बेस पे आंसर देना है। जितना अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है बस उतना ध्यान में रखिए। फर्स्ट क्लास से लेके अभी तक जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसके बेसिस पे आपको ये वाले आंसर देने हैं। ठीक है, चलिए। फर्स्ट, कौन है? नानजी भाई। नानजी भाई को नानजी भाई बनाने वाला कौन? जॉनी लेबर। ठीक है, नानजी भाई है। अब नानजी भाई है, ओपीसी 1 जो है ये इसमें मेंबर है। ठीक है, ओपीसी 1 है उसमें नानजी भाई है मेंबर। अब मेरे को बताइए, क्या नानजी भाई ये वाली ओपीसी में नॉमिनी हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ओपीसी 2 है, क्या नानजी भाई ये ओपीसी 2 में मेंबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि एक एक आदमी एक ही ओपीसी में मेंबर हो सकता है, दूसरे में हो ही नहीं सकता।
क्या नानजी भाई इसमें नॉमिनी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, एक में तो हो ही सकते हैं। तो ठीक है, हो गए। अब ओबीसी 3 आ गई। क्या नानजी भाई इसमें मेंबर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या इसमें नॉमिनी हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वन पर्सन कैन बी अ मेंबर इन ओनली वन एपीसी, वन पर्सन कैन बी अ नॉमिनी ऑन ओनली वन ओबीसी। तो क्या है, अगर मेंबर हो गए ओपीसी 1 में तो ओपीसी 2 या 3 में मेंबर नहीं हो पाएंगे, और नॉमिनी हो गए ओपीसी 2 में, तो ना वो ओपीसी 1 में नॉमिनी थे, ना वो ओपीसी 3 में नॉमिनी हो पाएंगे। तो अब करंट स्टेटस क्या हो गया है? व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ नानजी भाई? तो करंट स्टेटस ऑफ नानजी भाई इज, करंट स्टेटस ऑफ नानजी भाई इज कि अभी ही इज अ मेंबर इन ओपीसी 1 एंड नॉमिनी इन ओपीसी 2। ये याद रखना है, इसी के आगे निकलेंगे अब हम। तो अब नानजी भाई क्या हो गया है? नानजी भाई हो गए हैं ओपीसी 1 के मेंबर और ओपीसी 3 के नॉमिनी, सॉरी ओपीसी 2 के। ठीक है। अब मेरे को आप बताइए, ये मेरा सवाल है। अब ये इनका करंट स्टेटस है, ये मेंबर है ओपीसी 1 में और नॉमिनी है ओपीसी 2 में। नाउ कैन ही बिकम अ डायरेक्टर इन ओपीसी 1? जल्दी बताइए, क्या वो ओपीसी 1 में डायरेक्टर बन सकते हैं क्या? दूसरा सवाल साथ में, कैन ही बिकम अ डायरेक्टर इन ओपीसी 2? चलो आप मेरे को बताइए, क्या वो ओपीसी 1 में डायरेक्टर बन सकते हैं क्या? बिल्कुल बन सकते हैं ना भाई, वो मेंबर है। मेंबर अलग चीज है, डायरेक्टर अलग चीज है। वो ओपीसी 1 में डायरेक्टर बिल्कुल बन सकते हैं। क्या वो ओपीसी 2 में डायरेक्टर बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते भाई? सी, कैन ही बिकम अ डायरेक्टर इन ओपीसी 3? यस। जो लिमिटेशन लगाई है लॉ मेकर ने, वो किस पे लगाई है? मेंबर और नॉमिनी बनने पे, कि अगर आप एक कंपनी के मेंबर बन गए तो आप दूसरी किसी ओपीसी के मेंबर नहीं बन पाएंगे। अगर आप एक ओपीसी के नॉमिनी बन गए तो आप दूसरी किसी कंपनी के ओपीसी के नॉमिनी नहीं बन पाएंगे। डायरेक्टर पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन है ही कहाँ? डायरेक्टर पे कहाँ रेस्ट्रिक्शन है कोई? सेक्शन जो 165 है हमारा कंपनीज एक्ट का, लिंक करो। सेक्शन 165 क्या बोलता है वो? अ पर्सन कैन बिकम अ डायरेक्टर इन मैक्सिमम 20 कंपनीज। कितने में बन सकता है? 20 कंपनीज, मतलब कितनी है? 3। तो अब बिल्कुल ये तीनों कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है। अब यहाँ पे आप बताइए मेरे को, करंट स्टेटस क्या हो गया? नानजी भाई का करंट स्टेटस क्या हो गया? करंट स्टेटस ये हो गया कि नानजी भाई ओपीसी 1 के मेंबर है, ओपीसी 2 के नॉमिनी है, एंड ओपीसी 1 2 एंड 3 के डायरेक्टर है। ठीक है, ये अब नानजी भाई का करंट स्टेटस हो गया है। अब आप मेरे को बताइए, ये करंट स्टेटस के बाद, नाउ कैन ही नानजी भाई बिकम अ मेंबर ऑफ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड? जल्दी बताइए, क्या नानजी भाई, अभी उनका करंट स्टेटस क्या है कि एक ओपीसी 1 में वो मेंबर है, ओपीसी 2 में वो नॉमिनी है, और ओपीसी 1 2 3 में वो डायरेक्टर है। तो अब क्या नानजी भाई एबीसी प्राइवेट लिमिटेड में मेंबर बन सकते हैं क्या? जल्दी बताइए, क्या वो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड मेंबर? बिल्कुल बन सकते हैं ना। रेस्ट्रिक्शन कहाँ पे है कि एक आदमी, एक व्यक्ति एक ओपीसी में मेंबर बन सकता है, उसके बाद वो दूसरी ओपीसी में मेंबर नहीं बन सकता। लेकिन दूसरी नॉर्मल कंपनी में तो बन सकता है, तो प्राइवेट कंपनी में वो मेंबर बन सकता है। दूसरा दूसरा आप मेरे को बताइए, कैन ही बिकम अ मेंबर ऑफ एबीसी लिमिटेड? जल्दी बताइए, क्या वो एबीसी लिमिटेड का यानी कि पब्लिक कंपनी का मेंबर बन सकता है क्या? जल्दी बताइए, क्या वो किसी पब्लिक कंपनी का मेंबर बन सकता है क्या नानजी भाई? बिल्कुल बन सकता है। क्यों? क्योंकि रेस्ट्रिक्शन सिर्फ ओपीसी पे लगाई हुई है, कि अगर आप किसी एक ओपीसी के मेंबर है तो उसके बाद आप दूसरी ओपीसी के मेंबर नहीं हो सकते। लेकिन आप एक प्राइवेट कंपनी के मेंबर हो सकते हैं, आप एक पब्लिक कंपनी के मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, अब करंट स्टेटस क्या हो गया नानजी भाई का?
जल्दी बताइए, नानजी भाई का करंट स्टेटस अब क्या हो गया है? करंट स्टेटस ये हो गया है कि नानजी भाई ओपीसी 1 के मेंबर है, नानजी भाई ओपीसी 2 के नॉमिनी है, नानजी भाई ओपीसी 1, 2 एंड 3 के डायरेक्टर है, एंड नानजी भाई एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के मेंबर है, एंड नानजी भाई एक्स वाई जेड लिमिटेड के ऊपर नाम चेंज कर लेना, मेंबर है। ये अब है नानजी भाई का करंट स्टेटस। ठीक है, कि एक प्राइवेट कंपनी के भी मेंबर है, पब्लिक के भी है ना। आप मेरे को बताइए, क्या क्या नानजी भाई कैन ही बिकम डायरेक्टर ऑफ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड? जल्दी बताइए, क्या वो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर बन सकते हैं क्या? जल्दी। दूसरा, कैन ही बिकम अ डायरेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड, यानी पब्लिक कंपनी के? क्या वो एक प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं भाई। कितना डायरेक्टर एक आदमी बन सकता है? कितनी कंपनी में? 20 कंपनी में। अभी तो कितने में? वो 3 में ही है, तो बन सकता है। क्या वो एक्स वाई जेड लिमिटेड में डायरेक्टर बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि 20 कंपनी तक बन सकते हैं। अब आप मेरे को बताइए, क्या कैन नानजी भाई बिकम पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म? जल्दी बताइए, क्या नानजी भाई एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। ये सब चीजों में तो रेस्ट्रिक्शन लगाई ही कहाँ है लॉ मेकर ने? ये सब चीजों में कहाँ रेस्ट्रिक्शन लगाई है? लॉ मेकर ने क्या बोला है कि एक व्यक्ति अगर किसी एक ओबीसी में मेंबर है, तो वो उस ओबीसी में नॉमिनी नहीं हो सकता। और अगर वो एक एक ओबीसी में मेंबर है, तो वो किसी दूसरी ओबीसी में मेंबर नहीं हो सकता। अगर एक व्यक्ति किसी ओबीसी में नॉमिनी है, तो वो उस ओबीसी में मेंबर नहीं हो सकता। और अगर वो किसी एक ओबीसी में नॉमिनी है, तो वो किसी और ओबीसी में नॉमिनी नहीं हो सकता। इसके अलावा तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। वो दूसरी प्राइवेट कंपनी में मेंबर हो सकता है, वो दूसरी पब्लिक कंपनी में मेंबर हो सकता है, वो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो सकता है, वो 20 कंपनी तक की किसी भी कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है। ये सारे में कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं। तो हमने बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत डिटेल्ड में 1% कंपनी का एनालिसिस कर लिया है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अब देखो, मैंने आपको 1-2 लेक्चर पहले, एक कल या परसों के लेक्चर में बात की थी, उसमें थोड़े से और बच्चों के सवाल आए थे, तो मैंने सोचा वो बात आपकी मैं वापस करूँ। बच्चों के फिर वही कुछ दिक्कत आई थी कि किसी ने उनको कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, तो वो डिमोटिवेट हो गए, वो सोच रहे कि सर अब ये करे, वो ना करे, वगैरह-वगैरह। तो आपको मैं एक बात बता दूँ, मैंने आपको उसी दिन बताया था कि जिस दिन आप ये सोचना बंद कर देंगे कि दुनिया क्या बोलती है, आप 50% आगे बढ़ जाएँगे। ये मैंने क्यों बोला था? मैं आपको बताऊँ, इसका कारण है। अभी आप समझ लो, आप बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं ना, तो लोग क्या बोलेंगे मालूम है? अरे यार, किसी का इसने दबा लिया है पैसा। ये 2 नंबर का काम है इसका तो, तभी इतना पैसा है, वरना तो ना आवे। लेकिन अगर आप अच्छा पैसा नहीं कमाएँगे, तो क्या बोलेंगे? अरे कुछ करता नहीं है यार, इसको तो मैंने इतना सारा बताया था, ये कर, वो कर लिया होता तो आज पता नहीं कहाँ होता। लेकिन कुछ करा नहीं, इसलिए कुछ कमा नहीं रहा है। अगर आप जिम जा रहे हो, ज़बरदस्त आपके सिक्स पैक एब्स है, तो बोलेंगे अरे डब्बे वाली बॉडी है यार, प्रोटीन पाउडर खा खा के डब्बे खा के बॉडी बनाई है। अगर आपकी बॉडी नहीं है, आप तोंदू है, आपका मस्त पेट भरा आया हुआ है, क्या बोलेंगे? अरे यार, हेल्थ की कोई परवाह ही नहीं है, पूरा दिन खा करता है, यूं नहीं कि थोड़ा चलने जावे, वगैरह 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 वगैरह। अगर 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 आप सीएस के फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गए, या आपका एआईआर आ गया, तो लोग क्या बोलेंगे? अरे अब तो इस बार का पेपर तो बहुत इजी निकला था, बहुत इजी निकला था, इसलिए आ गया। और अगर आप फेल हो गए, मैंने तो बोला ही था मत कर भाई, तेरे बस का नहीं है, फिर भी जबरदस्ती टाइम बिगाड़ा। अभी जो इसकी जगह इसने कुछ कर लिया होता एमबीए वगैरह, तो आज पास हो जाता, कुछ लाइफ बन जाती। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, लोगों के ओपिनियन होंगे, ज्यादा ज्यादा नेगेटिव ओपिनियन होंगे। प्यार करने वाले, आपका अच्छा चाहने वाले मार्केट में इस जीवन में लोग कम ही होंगे। आपके माँ बाप, आपकी बहनें, कुछ हद तक आपके भाई, बस आपके बहुत अच्छे वाले दोस्त। उसके अलावा तभी तो इतने सारे वो इन्फ्लुएंसर आके सब बोल के जाते हैं कि कीप इट प्राइवेट अंटिल इट बिकम परमानेंट वगैरह। आपकी चीजें आप बताओ मत, बताओ मत। और हाँ, एक चीज और, अभी आप क्योंकि न्यू जनरेशन है, आप लोग क्या करते हैं, अभी आप रिलेशनशिप वगैरह में होंगे, दोस्ती में होंगे, आप थोड़े सेंसिटिव तो ज्यादा हो, जेन जी वाले, अभी वो तो हमने देख लिया जंतर मंतर में। तो आप लोगों को बुरा हर्ट बहुत जल्दी हो जाता है।
फिर आप क्या है जल्दी से उभर के भी बाहर आ नहीं पाते हो। तो ये जो आप कर रहे हो ना, जैसे कि हम जो ये जो इन्फ्लुएंसर है, एक तो इन्होंने बैंड बजा के रखी है मार्केट में। ये जो बोलते हैं कि ठीक है, अगर अब वो लड़का है या लड़की है, अगर वो आपको भाव नहीं दे रही है, तो ऑफर हिम और हर योर एब्सेंस, आप दूर चले जाओ और देखो फिर वो आएँगी। आपको अगर दूर जाना भी है तो अपने लिए जाओ ना। ठीक है, मैं इन्वॉल्व हुआ, मैंने तेरे को इतना कुछ दिया, लेकिन अपना नहीं बन पाया, तो अब मेरे को मेरा मेंटल पीस चाहिए। इसलिए मैं दूर हो गया, ना कि इसलिए कि मैं इसलिए दूर रहा हूँ कि वो आओ है। अगर आप इसलिए दूर हुए हो, इसलिए आपने एब्सेंस अपना ऑफर किया है, आप इसलिए हट गए वहाँ से कि वो वापस आवे, तो ये फिर से आपने उनके लिए काम कर दिया। जब आपकी जमी नहीं, उन्होंने आपको धोखा दिया या आपको हर्ट किया या आपको कोई नुकसान पहुँचाया, तो अब आपको जो करना है वो आप आपके लिए करो, ना कि इसलिए कि वो वापस आवे या उसको मालूम चले कि देखो ये वो वगैरह। ये तो फिर आपने उनके लिए कर दिया, अपने लिए करो, जीवन में खुश रहोगे। ठीक है, आज बहुत बातें हो गई, अच्छा सा लेक्चर हो गया। अब आप जम के पढ़िए इसको, ये 5 महीने ज़बरदस्त तरीके से पढ़िए और एग्ज़ाम्शन लेके आइए कंपनी लॉ में। मेरे को सबके 70 प्लस मार्क्स चाहिए और यकीन है मेरे को कि आप ढंग से पढ़ोगे तो आ जाएँगे। चलो ठीक है, आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करेंगे। बहुत शुक्रिया, बाय-बाय, टेक केयर।